नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की तरफ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की राजधानी दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे। पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। अशोक विहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 2 शहरी पुनर्विकास विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि मोदी दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे और पात्र लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे और 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। और ऐसे में देखिए ये माना जा रहा है कि चुनावी बिगुल है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पीएम ये बड़ी सौगात आज दिल्ली वासियों को देने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। हिमांशु, बड़ी सौगात आज दिल्ली वासियों को मिलने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको बता दें दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। और आपको बता दें कि 4500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो है आधारशिला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। और आपको बताएंगे 1675 करोड़ रुपए का 1675 फ्लैट है जो है वो चाबी सौंपने का काम करेंगे जो तमाम लाभार्थी है। इसके अलावा अगर आप 600 करोड़ रुपए से देखिए जो है 3 नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और साथ ही साथ एक ऐसा भी कॉलेज है जिसका उद्घाटन भी आज पीएम मोदी करेंगे। द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक एकेडमिक ब्लॉक और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का जो भवन है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उद्घाटन करेंगे। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का नाम भी रखा गया है, जिसको लेकर दिल्ली में सियासत भी देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से निश्चित तौर पर एक तरफ जहां फ्लैट सौंपने का काम करेंगे प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इससे लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई ऐसे मेट्रो के रूट्स हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी भी आधारशिला रखेंगे, जिससे कि लोगों को और ज्यादा सुविधा हो। इसके अलावा द्वारका में सीबीएसई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन जो है पीएम मोदी करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत अलग अलग परियोजनाएं हैं, अलग अलग ऐसे जो सरकार की स्कीम्स है उसको आज हरी झंडी दिखाएंगे। कुल मिला के 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा का परियोजना जो है उसको आज पीएम मोदी जो है पर आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ उनका स्पीच भी होगा, लोगों को संबोधित भी करेंगे, एक जनसभा होगी, रैली होगी, जो कि 12:45 आपको बताएं कि जो समय रखा गया है अशोक विहार में ये रैली होने वाली है, जहां पे उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और वहां पर पीएम मोदी जो है आज चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। और दिल्ली में जिस तरह से चुनाव होना है उसको लेकर आज एक बड़ी रैली भी है और साथ ही साथ 4500 करोड़ रुपए ज्यादा की सौगात पीएम मोदी आज दिल्ली वासियों को देने जा रहे हैं। जी देखिए, चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, जैसे कि आपने भी कहा है हिमांशु। इससे पहले हमने देखा आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी, कई घोषणा उनकी तरफ से की गई है और लिस्ट भी आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जारी भी कर दी गई। लेकिन बीजेपी इन सब चीजों में बहुत लेट लगा रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एंट्री लेट होगी लेकिन ग्रेट होगी। इस लिहाज से बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी हमेशा जब भी कोई भी काम करती है तो उसके पीछे की उसकी एक रणनीति होती है, एक पूरी प्लानिंग होती है। और बीजेपी जो है आपको बता दें जिस तरीके से उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है। टिकट बंटवारे की अगर बात कर ले या फिर और भी जो भी पार्टी के संगठन को लेकर किस तरीके से पार्टी चुनाव में उतरेगी, क्या पार्टी की स्कीम्स होंगी, कैसे चुनावी उसको लेकर भी मंथन जो है वो लगातार चल भी रहा है, लोगों से भी इसको लेकर राय भी मांगी जा रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि अब ये जिस तरह से आज पीएम मोदी की रैली है और उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तमाम जो उम्मीदवार है दिल्ली के सभी सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी और बस उसको फाइनल मुहर लगना बाकी है। बल्कि जबकि लगभग पूरी तरह से जो है टिकट बंटवारे का वो क्लियर हो चुका है, सिर्फ हरी झंडी मिलना ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व से बाकी है, उसके बाद वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के पीएम मोदी का आज का रैली कह सकते हैं बहुत अहम है और निश्चित तौर पर इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक चिंता की बात जरूर है, क्योंकि
जब भी देखा गया कि पीएम मोदी किसी भी जगह पर रैली करते हैं या जब वो पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी रुख बदलने का काम वो करते हैं और निश्चित तौर पर इससे जनता पे एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का दिल्ली में रैली करना और इतनी बड़ी परियोजनाओं का सौगात देना तो निश्चित तौर पर यह विपक्ष के लिए एक चिंता की घंटी जरूर है और इसका नुकसान भी आने वाले समय में विपक्षी दलों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, परिवहन की बात करें, हर एक क्षेत्र में आज जो सौगात मिलने जा रही है वो हर एक क्षेत्र में है। तो निश्चित तौर पर इससे बिल्कुल हिमांशु, अब देखना होगा पीएम के इस रैली से कितना प्रभाव दिल्ली वासियों पे पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस 3 जनवरी से यानी कि आज से देश भर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान दिवस अभियान शुरू करेगी। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी है। जयराम रमेश ने कहा है कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। अप्रैल 2025 में गुजरात में AICC का सेशन आयोजित किया जाएगा। अभियान 27 दिसंबर को शुरू हुआ था। कर्नाटक के बेलगामी में 26 दिसंबर को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अभियान को 27 दिसंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद से 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। इसलिए अभियान को आगे बढ़ा दिया गया था। बेलगामी अधिवेशन में अभियान शुरू करने का फैसला कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर को होना था। हालांकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। तो देखिए अधिवेशन काफी अहम माना गया था और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद से 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जताया गया था, जिसके बाद से रोक दिया गया था, लेकिन जल्द ही अधिवेशन की शुरुआत होगी। बता दें कि अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। पहले दिन 26 जनवरी से 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया था। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी थी। सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। अधिवेशन में 300 से ज्यादा नेता मंथन के लिए पहुंचे थे। ऐसे में यह अधिवेशन काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति बनाती है, क्योंकि कई राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में यह अधिवेशन काफी अहम माना जाता है। और अब जब कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है इस अधिवेशन के, इस पे गौर करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि नई प्लानिंग यहां से निकल के सामने आ सकती है। और इससे पहले हमने देखा था अधिवेशन की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन जैसे ही पूर्व पीएम के निधन की खबर आई, तब 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की वजह से स्थगित करना पड़ा था। और ऐसे में देखिए कि आज से ये जो शुरुआत है वो कई लिहाज से अहम हो जाती है। जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान की शुरुआत जो है वो आज से होने जा रही है, यानी कि 3 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है। और ये जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये अभियान काफ़ी लिहाज से अहम है और ऐसे में आप कांग्रेस की आगे की प्लानिंग जो है इसमें शामिल हो सकती है, कुछ नई रणनीति बन सकती है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, जिसकी वजह से ये अधिवेशन काफ़ी अहम माना जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किस स्तर पर तैयारी करने में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बता दें पटना में बीपीएससी के छात्र रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की। अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
आपको बता दें कि छात्र युवा शक्ति ने 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम की मांग को लेकर 3 जनवरी को बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और रेल ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर इस आंदोलन की जानकारी दी। छात्र और युवा संगठन इस परीक्षा के आयोजन में सुधार की मांग कर रही है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द हो और री एग्जाम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन अभ्यर्थियों को अब देखिए बड़ा झटका लगा है। 4 जनवरी को सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम होगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें आज की है जिसमें साफ तौर पे बयां हो रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे पे खड़े हैं, ट्रैक पे खड़े हैं अभ्यर्थी, क्योंकि उनकी लगातार ये मांग है कि जो परीक्षा होनी है वो दोबारा से की जाए। और ऐसे में ये परीक्षा काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये बच्चे लगातार कोशिश करते हैं, लगातार ये बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं, और ऐसे में उनकी ये मांग जायज़ बताई जा रही है उनकी तरफ से, और ये मांग जो है वो काफ़ी अहम भी बताई जा रही है। हालांकि उनको बड़ा झटका लगा है। और देश में भीषण ठंड के बीच शुक्रवार को घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इससे विजिबिलिटी और ज्यादा गिरी हुई नजर आई। इस वजह से ट्रेन और विमान परिचालन प्रभावित हुए हैं, यानी कि ट्रेनें भी कई जो है वो लेट चल रही हैं और विमान जो है वो भी देरी से चल रहे हैं। आईएमडी के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में ज्यादातर तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। ऐसे ही न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में 8 जनवरी तक कोहरा छाया रहने की संभावना है, जबकि 6 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार सुबह तक दिल्ली का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए लगातार 5वां ठंडा दिन है। सीपीसीबी के मुताबिक लोधी रोड स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचांक 309 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है और जो वाहन है वो रेंगते हुए सड़कों पे नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार दिल्ली एनसीआर में लोग झेल रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या आईएमडी की रिपोर्ट कह रही है? क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? कब तक लोगों को ये झेलना पड़ेगा? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तर भारत की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। और बात कर ले राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी निश्चित तौर पर आज घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और कोहरे के चलते जो है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिली है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिला है। वहीं अगर बात कर ले, जिस तरह से अभी भी अगर 11 बज गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कहीं भी दूर दूर तक धूप या सूरज की किरणें नजर नहीं आ रही हैं। अभी भी कोहरा छाया हुआ है और यही कारण है कि गलन बढ़ गई है पूरे राजधानी दिल्ली में और साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में। और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में और उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे यहाँ इधर के पूरे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे लोग जो है बचाव करने के लिए अलग अलग तरीके से राहत के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव जला रहे हैं और लोग जो है कपड़े भी उस तरीके से पहन रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। और निश्चित तौर पर इसको लेकर रेड अलर्ट, आपको ये भी जानकारी दे दें कि येलो अलर्ट जो जारी किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कोहरे को लेकर। मौसम विभाग ने जो है कोहरे को लेकर और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है राजधानी दिल्ली में जारी किया है। तो जिसके चलते अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब दिन सुबह से अगर बात करें पूरी रात 12 बजे के पास से लगातार थोड़ा छाता गया और अभी तक कोहरे की चादर पूरी तरीके से आसमान में दिखाई दे रही है। लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और ऐसा ही जो है नज़ारा अलग अलग, चाहे बात करें दिल्ली के अलावा बिहार की, यूपी की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जितने भी ऐसे राज्य हैं
हर जगहों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और इससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ जो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं उनकी उन्हें भी वो भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके चलते गाड़ी जो है वो अपने लाइट का प्रयोग कर रही है ताकि किसी भी तरह का कोई दुर्घटना या कोई हादसा ना हो सके। जी, तो आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है हिमांशु। देखिए निश्चित तौर पर अभी ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हल्की बारिश की भी संभावना है और जैसा कि नए साल के पहले भी देखा गया था कि अंतिम दिनों में कैसे 31 तारीख को 30 तारीख को बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद बारिश के बाद ही ठंड बढ़ी है और आने वाले समय में भी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जताया है और ये कहा है कि बारिश की भी संभावना है, लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें 1-2 दिनों की, तो 1-2 दिनों में देखा जाए तो कोहरा छाया रहेगा, यानी कि ज्यादातर जो दिक्कतों का सामना होगा वो कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी और विजिबिलिटी कम होगी, जिससे गाड़ियां धीरे धीरे चलेंगी और गलन बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी तो यही मौसम विभाग ने अपडेट दिया, लेकिन आने वाले समय में बारिश की भी संभावना हो सकती है क्योंकि 15-16 जनवरी तक लेकर भी देखिए तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर स्कूलों को भी बंद किया गया है। उत्तर भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, यूपी की अगर बात कर ले, जहां बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके, उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड में अगर देखा जाए तो बच्चों को और बुजुर्गों को असर देखने को मिलता है, उनकी तबीयत पर सबसे ज्यादा। यानी कि हिमांशु कुल मिलाकर लोगों को ठंड से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों समेत सीनियर नेताओं को अपने अपने राज्यों में आंतरिक चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल बने हैं, जबकि बिहार के मनोहर लाल खट्टर बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है, तो भूपेंद्र यादव को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और ऐसे में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि कोई भी कोरकसर ना छोड़ी जाए और ऐसे में देखिए उन्होंने चुनाव अधिकारी अलग अलग जगह के बना दिए गए हैं। तमाम राज्य है वहां पे भी अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीजेपी युद्ध स्तर पर लगातार कार्य कर रही है कि कोई भी जो चुनाव है वो निष्पक्षता से हो और इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और बड़े जो मंत्री है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है और पूरी निष्पक्षता से ये चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 4 दिवसीय आयोजन 3 से 6 जनवरी तक होगा। भारत के विभिन्न राज्यों के 700 से ज्यादा बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और मेंटर्स इस आयोजन में भाग लेंगे। साथ ही बेहतरीन संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब जैसे गल्फ देशों के बाल वैज्ञानिक भी अपनी प्रस्तुतियों के साथ शामिल होंगे। इस साल राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझाना है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए वैज्ञानिक सोच को विकसित करने और उन्हें समाज की समस्याओं के समाधान में नवाचार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम के दौरान कई आकर्षक गतिविधियां और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें चंद्रयान मिशन प्रदर्शनी, वाटर रॉकेटरी, रोबोटिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, पर्यावरण, सांप सीढ़ी, चिता संरक्षण प्रदर्शनी और वैज्ञानिक जागरूकता पर आधारित लोकगीत शामिल है। देश के प्रमुख वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर चेतन सोलंकी, डॉक्टर नंद कुमार और डॉक्टर चैतन्या पुरी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में मेरे साथ इतना ही। लगातार देश दुनिया